हेलो एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम स्मार्ट नोट्स के थ्रू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, जिसमें से हर साल एटलीस्ट वन क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसमें भी यूपीएससी का फेवरेट है जो 1909 का एक्ट है, 1919 का एक्ट है और 1935 का एक्ट है, ठीक है। तो ये एक्ट अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक्ट अगर आप समझते हो तो आपको टोटल जो हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये जब ब्रिटिश आए से तब से कैसे इवॉल्व हुआ है वो पूरा प्रोसेस आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, इसको समझने से पहले आपको थोड़ी हिस्ट्री भी समझ आनी चाहिए। तो 1600 में क्या होता है कि 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, इसको इंग्लैंड के क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन मिल जाती है, जिसको हम चार्टर कहते हैं। परमिशन मिल जाती है कि आप जाके इंडिया में ट्रेड करो, यानी कि ईस्ट इंडियन कंट्रीज़ में, ईस्ट इंडीज़ में ट्रेड करो। ये जो कंट्रीज़ थी साउथ अफ्रीका, जैसे ये साउथ अफ्रीका यहाँ पे है, तो साउथ अफ्रीका के ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं उनमें आप जाके ट्रेड करो, ठीक है। तो ईस्ट इंडियन कंपनीज़ को ये क्या मिल गया, ट्रेडिंग राइट्स मिल गया कि आप इंडिया जैसे देशों में जाके ट्रेड कर सकते हो। तो ये इंडिया में पहुंच जाती हैं 1600 में, मान लीजिए, या फिर 1608 में। 1600 से लेके ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी कि कुछ लोग हैं जो यहाँ पे बिजनेस के लिए आए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब क्या है कि कुछ लोग हैं जो इंडिया में बिजनेस के लिए आए हैं। अब यहाँ से ये लोग 1765 तक, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं 1757 तक, इंडिया के पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते और ये सिर्फ ट्रेड करते हैं। बट 1757 में होता है बैटल ऑफ प्लासी, जो कि ये इंडिया के बंगाल के रूलर्स के साथ लड़ते हैं और यहाँ ये जीत जाते हैं। फिर और भी एक बैटल लड़ते हैं जिसे हम बोलते हैं 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। और उसके बाद धीरे धीरे ये ट्रेडिंग कंपनी से ये इंडिया में एक रूलर की तरह इस्टेब्लिश हो जाते हैं। इंडियन रूलर्स को हरा के यहाँ पे रूलर्स की तरह इस्टेब्लिश हो जाते हैं। अब ये यहाँ में इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे, जस्टिस का काम करेंगे और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ये पहले ट्रेडर थी, अब धीरे धीरे यहाँ पे रूलर बन रही है। तो यहाँ से इंग्लैंड से जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा गया है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपने मन मुताबिक, है ना, जो चाहे वो ना करे, इसलिए इनके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, ठीक है, ताकि ये अपनी मनमानी ना करे, करप्शन ज़्यादा ना हो और बहुत सारी चीज़ें। इसलिए यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम एक्ट के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। जो पहला एक्ट इंडिया में भेजा जाता है उसका नाम है, जस्ट ए मिनट, उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये एक्ट इंडिया में भेजा जाता है। इस एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है, इट रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने बताया था, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, इंडिया में ट्रेड, यानी कि उनको ट्रेडर की तरह ट्रीट किया जाता था, उन्हें ट्रेडर्स माना जाता था। पर इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को
ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था, यानी कि वो यहाँ पे रूलर की तरह इस्टेब्लिश हो गई थी। बंगाल में और बाकी जगह में टैक्सेस भी कलेक्ट करती थी, है ना। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया कि वो अब सिर्फ ट्रेडर्स नहीं बल्कि कुछ पॉलिटिकल रोल्स भी और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी निभा रहे हैं इंडिया में। देन ये तो पहला हमारा सिग्निफिकेंस हो गया। दूसरा, ये जो एक्ट था ये पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, उनकी मनमानी ना चले उस चीज़ को देखने के लिए, ये लोग करप्शन ज़्यादा ना करें, इन सब चीज़ों को देखने के लिए ये एक्ट पहला ऐसा एक्ट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी पे लगाया गया था, ठीक है। एंड नंबर 3, फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसने इंडिया में क्या चालू किया? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? पूरे इंडिया को एक सेंटर से रूल किया जाएगा। ये आप अभी समझ जाओगे कि ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों बोला गया। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, उन फीचर्स को पढ़ लेते हैं हम और उससे हमें समझ में आएगा कि ये सिग्निफिकेंस क्यों, ये वाला सिग्निफिकेंस जो है ये सिग्निफिकेंस है। पहला चीज़ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, ठीक है। इन्हें टाइटल दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने? वारेन हेस्टिंग, ठीक है। और ये जो गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग, इनके साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, यानी कि जैसे आजकल हमारे पीएम हैं, और पीएम के अलावा बहुत सारे कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे होम मिनिस्टर हो गया, ठीक है, रेलवे मिनिस्टर हो गया, बहुत सारे होते हैं, इनको काउंसिल बोला जाता है। तो वारेन हेस्टिंग के साथ, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई, जिसमें 4 मेंबर थे टोटल, ठीक है। और थर्ड फीचर जो है वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे। अब ये एक्ट आने से पहले क्या था कि यहाँ पे गवर्नर ऑफ कलकत्ता रहते थे, यहाँ पे गवर्नर ऑफ मद्रास और यहाँ पे गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ठीक है। इससे पहले यहाँ का गवर्नर जो चाहे, जैसे चाहे, जिससे चाहे युद्ध लड़ सकता था, जैसी चाहे पॉलिसीज बना सकता था, ठीक है। इसके ऊपर कोई नहीं था। मद्रास के साथ भी ऐसा ही था, ठीक है, यानी कि हर कोई अपना डिसीजन ले सकता था। पर ये जो एक्ट आया 1773 का, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ जो गवर्नर थे जस्ट ए मिनट, यहाँ जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टाइटल दिया गया और ये बोला गया कि अब ये जो है ये सुप्रीम लीडर हैं, यानी कि ये इनके ऊपर हैं और इनके भी ऊपर हैं और ये दोनों इनके सबऑर्डिनेट हैं। तो इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले आप देखोगे कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था 3 जगह पे, बट अब पावर का सेंट्रलाइजेशन हो गया है और मेन पावर किसके पास है? बंगाल के गवर्नर के पास। इसीलिए इसको बोला गया है कि ये फाउंडेशन है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया में, ठीक है। फिर इसका जो 4th फीचर है वो है कि इस एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में 1774 में सेट हुआ, इस्टाब्लिश किया गया और इसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर मेंबर्स थे, यानी कि टोटल मेंबर्स कितने थे? 4। याद कैसे रखोगे आप कि जो काउंसिल थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें भी मेंबर कितने थे? 4। और जो सुप्रीम कोर्ट था इसमें भी मेंबर थे 4। और पहले जो हमारे चीफ जस्टिस थे इस कोर्ट के, वो थे सर एलिजा इम्पे, ठीक है। देन नंबर 5, ट्रेड विथ नेटिव्स, गिफ्ट्स और ब्राइब्स, इन सब को मना कर दिया गया कि आप तो
इंडिया के जो लोग हैं उनके साथ ट्रेडिंग नहीं करोगे, उनसे गिफ्ट नहीं लोगे और उनसे ब्राइब नहीं लोगे। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है, देखिए इनको जो ऑफिसर्स हैं उनको रेगुलेट किया जा रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे बोला गया है COD यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, COD यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे, जो कंपनी थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसी के जो हाईएस्ट ऑफिशियल्स थे, ठीक है, बड़े बड़े ऑफिशियल्स, उनको बोला जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को 1773 का एक्ट आने के बाद क्या करना पड़ता था, यहाँ पे रिपोर्ट रिक्वायरमेंट, यानी कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनको अब रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। किस मैटर पे, रेवेन्यू मैटर पे, सिविल मैटर पे और मिलिट्री मैटर्स पे। इन सारे मैटर पे आपको रिपोर्ट बना के ब्रिटिश पार्लियामेंट को सबमिट करनी पड़ेगी। आई होप कि ये एक्ट आपको क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले एक्ट की तरफ। अगला जो एक्ट आया 1773 के बाद, वो आया 1781 में, और इस एक्ट को हम कहते हैं अमेंडिंग एक्ट और अमेंडमेंट एक्ट। तो इसे अमेंडिंग या अमेंडमेंट क्यों कहा गया, क्योंकि जो भी एक्ट था पहला वाला एक्ट, ठीक है, अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, चेंज करना। तो इस एक्ट में कुछ गलतियां हुई थी, ठीक है, उन गलतियों को सुधारने के लिए, ठीक है, उसे चेंज करने के लिए यहाँ पे इस एक्ट को अमेंड किया गया, इसलिए इसे कहा जाता है अमेंडिंग एक्ट। ठीक है, पहला प्रोविज़न इसका क्या है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तो बना दिया 1774 में, बट सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल पे भी डिसीजंस ले सकता है, काउंसिल पे भी ले सकता है, जो सर्वेंट्स थे यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे उन पे भी ले सकता है, और जो रेवेन्यू मैटर्स है सब पे ले सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन था वो काफ़ी वाइड था, और ये सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी पावरफुल बनाता है। बट इंडिया में ब्रिटिश या फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये क्यों चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑल पावरफुल हो। ऑल पावरफुल कौन होना चाहिए इनके हिसाब से, गवर्नर और उनके काउंसिल। तो इस वजह से यहाँ पे इनके जुरिस्डिक्शन से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से किसको हटा दिया गया, गवर्नर को हटा दिया गया, काउंसिल को हटा दिया गया, जो भी ईस्ट इंडिया की कंपनी के मेंबर्स थे उनको हटा दिया गया, और रेवेन्यू मैटर्स को भी हटा दिया गया। यानी कि इन लोगों से जुड़ा हुआ मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट इन मैटर्स पे जजमेंट नहीं दे सकती। समझ में आया आपको? तो यहाँ से उनका जुरिस्डिक्शन हटा दिया गया। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन था वो किस पे लागू होगा, जितने भी इनहेबिटेंट्स थे कलकत्ता के उन सब पे सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन लागू होगा। और साथ ही यहाँ ये भी बताया गया कि जब भी आप सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दे रहे हो तो जो पर्सनल लॉस थे, जैसे कि हिंदू के लिए हिंदू के लॉस और मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉस, ठीक है, इन लॉस को भी आप कंसीडर करके ही अपना जजमेंट दोगे। ठीक है, और उसके बाद अपील्स की बात कर लेते हैं। तो अपील्स फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट, यानी कि जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनसे अपील जो होगा, अब मान लीजिए कि ये लोअर कोर्ट है और ये सुप्रीम कोर्ट है, तो लोअर कोर्ट से अगर अपील होता है तो कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। बट यहाँ ये कहा गया कि अपील जो होंगे प्रोविंशियल कोर्ट से, यानी कि लोअर कोर्ट से, वो गवर्नर काउंसिल में भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। यानी कि अगर आप प्रोविंशियल कोर्ट से अपील करते हो तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा गवर्नर इन काउंसिल में। देन रेगुलेशन फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल, यानी कि जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल काउंसिल, ठीक है, कितने मेंबर्स की थी, 4 मेंबर्स की।
और यहाँ पे जो प्रोविंशियल कोर्ट्स थे, ठीक है, इन दोनों के लिए रेगुलेट करने का पावर किसको दे दिया गया? गवर्नर जनरल को। यानी कि गवर्नर जनरल जो प्रोविंशियल कोर्ट्स होते हैं और काउंसिल्स होते हैं, उन दोनों के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। कौन बना सकता है? गवर्नर जनरल। इसके बाद हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया, जस्ट ए मिनट, 1773 का एक्ट सबसे पहले, ये सबसे पहला एक्ट है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर रेगुलेशंस लगाता है, ठीक है, उन्हें रेगुलेट करने की कोशिश करता है। फिर हमने पढ़ा कि इस एक्ट में कुछ कमियां थी, ठीक है, उसको दूर करने के लिए 1781 में एक्ट आता है जिसको अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। और इसके बाद 1784 में एक एक्ट आता है जिसे हम बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स एक्ट, ठीक है। इस एक्ट का सिग्निफिकेंस हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले इसके फीचर्स देख लेते हैं। पहला फीचर क्या है इस एक्ट का? डिस्टिंक्शन ऑफ कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ EIC। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये एक तो ट्रेड करती थी, ट्रेड करना यानी कि कमर्शियल फंक्शन, और दूसरा पॉलिटिकल फंक्शन, ठीक है, जैसे कि रूल करना किसी एरिया में, एडमिनिस्ट्रेशन करना, टैक्स कलेक्ट करना एंड सो ऑन। तो ये दोनों कौन परफॉर्म करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। इन दोनों को पहली बार यहाँ पे अलग कर दिया गया कि ट्रेडिंग फंक्शन कोई और करेगा और पॉलिटिकल फंक्शन कोई और करेगा। तो ट्रेडिंग के लिए बोला गया कि ट्रेडिंग जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ठीक है, वही करेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले दोनों काम करते थे, ट्रेडिंग भी और पॉलिटिकल फंक्शंस भी। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही ये काम करेंगे, पर पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाएगा, जो कि जो भी पॉलिटिकल फंक्शन होगा उसको ये लोग देखेंगे, ठीक है। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा ये किसके अंडर होगा? ये होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, ब्रिटिश के अंदर, डायरेक्ट उनके अंदर होगा। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? ट्रेडिंग यानी कि कमर्शियल फंक्शन अभी भी करेंगे। तो क्या हुआ? फर्स्ट फीचर क्या है? डिस्टिंक्शन ऑफ कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन। अब जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स था मैंने यही बता दिया कि सेकेंड वाला पॉइंट क्या है। पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जिसमें 6 मेंबर होंगे, और हेड इसका जो होगा वो कौन होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, हेड जो होगा वो कौन होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो 6 मेंबर प्लस हेड है, हेड इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो टोटल 6 मेंबर, उसमें से एक जो होंगे वो हेड होंगे, ठीक है। तो डुअल गवर्नमेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। डुअल गवर्नमेंट इन द सेंस क्या कि कमर्शियल फंक्शन के लिए अलग गवर्नमेंट और पॉलिटिकल फंक्शन के लिए अलग गवर्नमेंट। कमर्शियल फंक्शन के लिए कौन? जो थे पहले ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। पॉलिटिकल के लिए कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है। ये अलग अलग ऑफिसर्स की ग्रुप है जो इन कामों को देखेगी। थर्ड, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स यहाँ पे बनाया गया, उनको ये पावर दी गई कि आप सुपरवाइज कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं ऑल ऑपरेशंस जो सिविल रिलेटेड हो, मिलिट्री से रिलेटेड हो या फिर रेवेन्यू से रिलेटेड हो। यानी कि ट्रेड के अलावा या फिर कॉमर्स के अलावा, ट्रेड एंड कॉमर्स के अलावा, ट्रेड एंड कॉमर्स किसके अंदर आ गया था? COD के अंदर, ठीक है। ये पहले भी COD के अंदर था, पर पहले तो पॉलिटिकल फंक्शन भी COD के अंदर था, बट अब पॉलिटिकल फंक्शन किसको दे दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। और ये जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको सुपरवाइज कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं, अगर वो फंक्शन सिविल मैटर से रिलेटेड है, मिलिट्री से रिलेटेड है या फिर रेवेन्यू
रेवेन्यू में क्या क्या आ जाएगा, टैक्स वगैरह। मिलिट्री में क्या आ जाएगा, जो भी आर्मी वगैरह ब्रिटिश मेंटेन करती थी उस समय पे। ठीक है, सिविल में क्या आ जाएगा, सिविल में आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, किसी जगह का कैसे चलाना है। ठीक है, वो सब। अब बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस की। ठीक है, तो जब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो ये जो 84 में एक्ट आया था, इसने पहली बार जो इंडिया की टेरिटरी थी, इसको बोला था कि ये जो इंडिया की टेरिटरी है ये इंडिया की नहीं है, ये किसकी है, ब्रिटिश पोजीशन है, यानी कि ब्रिटिश की टेरिटरी है। इंडिया की टेरिटरी इससे पहले तक किसकी टेरिटरी थी, इंडिया की, बट अब किसकी हो गई है, ब्रिटिश की पोजीशन हो गई है, यानी कि ये टेरिटरी किसकी हो गई है, ब्रिटिश की। दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे सुप्रीम कंट्रोल ले लिया कंपनी के अफेयर्स पे। अब देखिए, ये बात मैं आपको पहले भी पढ़ा सकता था सिग्निफिकेंस में, बट अगर हम पहले ही सिग्निफिकेंस पढ़ते तो हमें पता नहीं चलता कि ये कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर पे और एडमिनिस्ट्रेशन पे सुप्रीम कंट्रोल कैसे ले लिया। हमने देखा कि पॉलिटिकल फंक्शन को कौन रूल कर रहा है, अब किसके अंडर आ रही है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन चला रहा है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठी है इंग्लैंड में, वो। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और अफेयर्स को डायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, हमारा जो अगला एक्ट है, पहला एक्ट क्या था, 1773 का एक्ट। इसमें हमने क्या क्या देखा, सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, किसको, वारेन हेस्टिंग को। ब्रिटिश ऑफिसर्स को बोल दिया गया कि आप ट्रेड वगैरह मत करो, इंडिया में ट्रेड वगैरह नहीं कर सकते, आप ब्राइब वगैरह नहीं ले सकते, एंड सो ऑन। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई थी, उसको सुधारने के लिए 1781 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें गवर्नर जनरल को, उसके काउंसिल को, रेवेन्यू मैटर्स को, ठीक है, और जो भी ऑफिसर्स थे ब्रिटिश के, इन सब को कहाँ से निकाल दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रख दिया गया। और ये बोला गया कि जो भी प्रोविंशियल कोर्ट से अपील होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, बल्कि किसके पास जाएंगे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास। ठीक है, इसके बाद हमने देखा 1784 का एक्ट। 1784 का एक्ट क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, पॉलिटिकल अफेयर और कमर्शियल। कमर्शियल कौन हेड करता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनीज थे वही। और पॉलिटिकल फंक्शन को बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता है, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कौन बनाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इससे क्या होता है, डायरेक्ट कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स पे किसका आ जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। ठीक है, अब इसको इग्नोर कीजिए, आगे पढ़ते हैं। अगला एक जो है हमारा वो है 1786 का गवर्नमेंट एक्ट। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं काउंसिल एक्ट भी बोल सकते हो आप, 1786 का। इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल को ये पावर दे दी गई कि आप जो काउंसिल की एडवाइस है, अब काउंसिल क्यों बनाया जाता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ताकि ये गवर्नर जनरल को एडवाइस दे और इस एडवाइस के अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल काम करे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम क्या होता है, टू एड एंड एडवाइस गवर्नर जनरल। लेकिन ये जो 1786 का एक्ट था, इसने इनको पावर दे दिया गया गवर्नर जनरल को कि वो किसी किसी स्पेशल केसेस में ये जो एडवाइस काउंसिल देती है इसको ओवरराइड कर सकते हैं। यानी कि अगर काउंसिल बोले कि ये काम आपको करना है तो गवर्नर जनरल उस काम को नहीं करेंगे, और अगर काउंसिल बोले ये काम आपको नहीं करना है तो गवर्नर जनरल करेंगे। समझ में आया आपको। तो इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ये गवर्नर जनरल ही नहीं थे, साथ में ये
साथ में चीफ कमांडर भी थे। चीफ कमांडर, यहाँ जो आई है उसका मैं फुल फॉर्म रिकॉल नहीं कर पा रहा अभी, आप चेक कर लीजिएगा। चीफ कमांडर थे, यानी कि जो आर्मी थी उसकी चीफ कमांडर भी यही थे। और ये पहली बार हुआ था, ठीक है, ये पहली बार हुआ था कि गवर्नर जनरल, खुद गवर्नर जनरल भी थे और जो आर्मी थी उसके चीफ कमांडर भी वही थे। इस एक्ट में और कुछ खास चीज़ें हुई नहीं थी, तो बढ़ते हैं अगले एक्ट की तरफ। अगला जो हमारा एक्ट है, जस्ट अ मिनट, अगला जो हमारा एक्ट है ये है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ठीक है, 1793 का ये चार्टर एक्ट है। और इसमें ये बोला गया कि जो रॉयल अप्रूवल है, यानी कि आप अगर गवर्नर जनरल को अपॉइंट कर रहे हो या फिर गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हो या चीफ कमांडर आर्मी का जो है उनको अपॉइंट कर रहे हो, तो आपको रॉयल अप्रूवल लेना पड़ेगा, यानी कि ब्रिटेन के किंग का या फिर क्वीन का अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। उनके अप्रूवल के बिना आप ये गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर या फिर चीफ कमांडर नहीं बना सकते, ठीक है। दूसरा, जो ऊपर हमने देखा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये पावर दी गई थी कि किसी किसी केस में वो जो काउंसिल है इसके एडवाइस को ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पावर आने वाले फ्यूचर जो गवर्नर जनरल थे उनको भी दी गई, ठीक है, उन पे भी एक्सटेंड कर दी गई, उन पे भी लागू कर दी गई। साथ ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी ट्रेड मोनोपोली को भी एक्सटेंड कर दिया गया 20 ईयर्स तक, यानी कि आने वाले 20 सालों तक भी इंडिया में कौन ट्रेड कर सकता है, बस ईस्ट इंडिया कंपनी। और कोई कंपनी अगर इंग्लैंड से आ रही है और चाहती है कि मैं ट्रेड करूं, तो उसे अभी भी परमिशन नहीं है, ठीक है। अभी भी मोनोपोली किसका है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी कि बस ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में ट्रेड कर सकती है। सीनियर ऑफिसर्स जो थे EIC के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको ये बोल दिया गया कि आप इंडिया बिना परमिशन के नहीं छोड़ सकते, यानी कि आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, और परमिशन लेने के बाद ही आप इंडिया को छोड़ सकते हो। देन ईस्ट इंडिया कंपनी को एम्पावर कर दिया गया कि आप लाइसेंस दे सकते हो इंडिया में किसी और को ट्रेड करने के लिए। मोनोपोली किसका है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अगर कोई दूसरी कंपनी चाहती है यहाँ आके ट्रेड करना तो वो नहीं कर सकती, बट अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ही उस कंपनी को लाइसेंस दे दे ट्रेड करने का, तो वो कंपनी इंडिया में ट्रेड कर सकती है। साथ ही यहाँ और एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ जिसको हम बोलते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था रेवेन्यू का, ठीक है, उसको जुडिशियरी फंक्शन से अलग कर दिया गया। पहले हमने देखा कि 1784 में क्या हुआ, 1784 में पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन को अलग अलग कर दिया गया। यहाँ पे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को और जुडिशियरी फंक्शन को अलग अलग कर दिया गया। देन जो BOC बनी थी यहाँ पे पॉलिटिकल फंक्शन को 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, जो क्या करेगी, पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगी, पॉलिटिकल फंक्शंस करेगी। उसके जो मेंबर्स थे और उसके जो स्टाफ थे, ठीक है, BOC और उसके जितने भी स्टाफ थे, सबकी सैलरी कहाँ से दी जाएगी, इंडियन रेवेन्यूज, यानी कि जो भी कमाई इंडिया से होगी उसी पैसे में से इनको भी पेमेंट दिया जाएगा। CIC यानी कि चीफ कमांडर जो थे, ठीक है, चीफ कमांडर के बारे में कहा गया कि चीफ कमांडर काउंसिल के मेंबर तब तक नहीं होंगे जब तक ऐसा मेंशन किया जाए, ठीक है, नॉट मेंशन किया जाए, जब तक उनको अपॉइंट ना किया जाए। यानी कि हमारा गवर्नर जनरल होगा और गवर्नर जनरल के साथ 4 मेंबर्स, 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल होंगे। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कमांडर इन चीफ नहीं होंगे, कब तक, जब तक इनको अपॉइंट ना किया जाए। समझ आ गया। तो पहले हमने क्या देखा कि रॉयल अप्रूवल चाहिए आपको अगर अपॉइंटमेंट देना है तो। फिर जो भी फ्यूचर वाले गवर्नर जनरल थे उन पे भी वो पावर, ओवरराइडिंग का पावर दे दिया गया।
जो ट्रेड मोनोपोली थी इसको 20 साल तक, 20 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया। सीनियर ऑफिसर्स इंडिया बिना परमिशन के नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। EIC अगर लाइसेंस देती है तो कोई कंपनी ट्रेड इंडिया में कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को और जुडिशियरी को अलग अलग कर दिया गया। BOC यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उनके स्टाफ के पेमेंट कहाँ से दिए जाएंगे? इंडियन रेवेन्यूज से दिए जाएंगे। काउंसिल में कमांडर इन चीफ तब तक नहीं हो सकते जब तक उनको अपॉइंट ना किया जाए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले एक्ट की तरफ। जो अगला एक्ट है हमारा ये है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब सिग्निफिकेंस की हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं इसके फीचर्स। फीचर्स क्या है कि जो ट्रेड मोनोपोली की हम बात कर रहे थे इससे पहले कि 20 साल तक एक्सटेंड किया गया, उस ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया। यानी कि अब कोई और कंपनी भी इंडिया से आके ट्रेड करना चाहती है, अगर ब्रिटिश की कंपनी, ब्रिटेन की कंपनी, ठीक है, तो वो ट्रेड कर सकती है, उनको इनसे लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो मोनोपोली है अभी भी दो चीज़ों में बाकी है, एक टी के ट्रेड में और दूसरा ओपीएम के ट्रेड में। टी और ओपीएम के ट्रेड में, जो कि चाइना से होती थी तब, इन दोनों ट्रेड में ही अभी भी मोनोपोली किसकी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। नंबर 2, एसर्टेड सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। यानी कि ये जो एक था, इसने बोला कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल कर रही है ये सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम कौन है? सुप्रीम है ब्रिटिश क्राउन। यानी कि जो ब्रिटेन में बैठे हैं राजा या फिर रानी, वो सुप्रीम है और वो सोवरेन है, यानी कि उनके ऊपर कोई नहीं है, बट ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट है। सोवरेनिटी का मतलब ये होता है। देन ऑथराइज्ड LG टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स, यानी कि लोकल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई कि आप लोगों पे टैक्स लगा सकते हो और साथ ही पनिश कर सकते हो ऐसे लोगों को जो टैक्स पे नहीं कर रहे, ठीक है। क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने? मोनोपोली जो थी वो ख़त्म हो गई, सोवरेनिटी ब्रिटिश क्राउन की इस्टेब्लिश कर दी गई, लोकल गवर्नमेंट को ये पावर दे दिया गया कि आप पर्सन पे टैक्स लगा सकते हो और अगर वो ना दे तो उनको पनिश भी कर सकते हो। क्रिश्चियन मिशनरीज को भी अलाउ कर दिया गया कि वो यहाँ आके अपना रिलीजन प्रीच करे, ठीक है, और इंग्लिश को भी प्रोपागेट करें, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ाएं और रिलीजन को भी प्रीच करें और इंडिया में फैलाएं। एजुकेशन के लिए 1 लाख का फंड दिया गया इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। एंड रेगुलेशन मेड बाई BMC वेर लेड बिफोर द पार्लियामेंट, यानी कि बंगाल, मद्रास और कलकत्ता, यहाँ से जो भी आप लेजिस्लेशन पास करोगे, कानून पास करोगे अब, ठीक है, यहाँ से पास होने के बाद उसको आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी रखना पड़ेगा और वहाँ से भी वो कानून पास होना चाहिए। अब देखिए, जब हम बोलते हैं कि एसर्टेड सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, उसका एक इनडायरेक्ट मतलब ये भी निकलता है, ठीक है, कि यहाँ जो भी कानून पास होंगी उनको फाइनल अप्रूवल कहाँ से चाहिए? फाइनल अप्रूवल चाहिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से। अब ये सारी चीज़ें सीखने के बाद हम देखते हैं सिग्निफिकेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिश टेरिटरी है इंडिया में उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पहली बार डिफाइन किया गया, ठीक है। देन इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले एक्ट की तरफ, और हमारा जो अगला एक्ट है वो है, जस्ट ए मिनट, एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833, यानी कि 1833 का ये एक्ट है और इसका सिग्निफिकेंस तो हम बाद में देखेंगे, बट सबसे पहले ये देख लेते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है, और पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे विलियम बेंटिक। हमने देखा 1773 में
ठीक है। जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे को इनके अंडर ला दिया गया था। ठीक है, तो ये एक टाइप का सेंट्रलाइजेशन था। अब क्या किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बोला गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आप नहीं हो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो, पूरे इंडिया के गवर्नर जनरल हो आप। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे इनको सारे सिविल और मिलिट्री पावर दे दिए गए। अथॉरिटी ओवर एंटायर ब्रिटिश टेरिटरी, यानी कि जितनी भी इंडिया में टेरिटरी ब्रिटिश की है उन सब के ऊपर इनको पावर दे दिया गया या फिर अथॉरिटी दे दी गई। एक्सक्लूसिव लेजिस्लेशन पावर फॉर एंटायर टेरिटरी। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सिर्फ नाम से चेंज नहीं किया गया, इनको साथ में बहुत सारी पावर भी दी गई। जितनी भी सिविल और मिलिट्री पावर थी सारी की सारी दी गई। जितना भी ब्रिटिश का टेरिटरी था इंडिया में उन सब पे इनको अथॉरिटी दिया गया, यानी कि ऑल पावरफुल बन गए हैं ये अब। और एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि जितनी भी इंडिया में टेरिटरी है एंटायर टेरिटरी उस पर ये लॉस भी बना सकते हैं। ठीक है, और अगर इनको सारी पावर दी जा रही है लॉस वगैरह बनाने की, तो गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे और गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास इनसे पावर छीननी पड़ेगी, है ना। अगर ये पूरे इंडिया के लिए लॉ बना रहे हैं तो इनसे पावर क्या की जाती है? छीन जाती है, यानी कि डिप्राइव्ड ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। एंडेड एक्टिविटीज़ एज कमर्शियल बॉडीज़। ईआईसी में भी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनीज़ के लिए भी इसमें कुछ प्रोविजंस थे। पहला था कि उनको कमर्शियल बॉडी का जो एक्टिविटीज़ थे एज ए कमर्शियल बॉडी, यानी कि ट्रेड करना वगैरह वगैरह, इन सारे फंक्शंस को या फिर एक्टिविटीज़ को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। यानी कि अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में वो एक कमर्शियल बॉडी नहीं रही है, ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही है। इसका जो मोनोपोली था उसको कम्प्लीटली एंड कर दिया गया। इससे पहले वाले में हमने देखा था 1913 में कि 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, और चाइना के साथ अभी भी एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स थे ओपीएम और टी में, बट उस मोनोपोली को भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। और इस बॉडी को कमर्शियल बॉडी से हटा के प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी वो बॉडीज़ होती हैं जो किसी एरिया को रूल करती है ना, शासन करती हैं। ठीक है, तो फुल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे बना दिया गया। साथ में यहाँ पे ये भी अटेम्प्ट किया गया कि जो सिविल सर्विसेज हैं, ठीक है, उसमें ओपन कंपटीशन हो, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका रेजिस्टेंस किया, यानी कि इसको अपोज किया, और ये ओपन कंपटीशन जो था यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ। और एक बात बोली गई थी यहाँ पे कि जो इंडियन लॉस हैं उनको कोडिफाई किया जाना चाहिए और कंसोलिडेट किया जाना चाहिए। इससे पहले क्या चलता था कि इंडियन लॉस, जैसे हमारे पूर्वज या फिर हमारे क्या बोलते हैं, हमारे एल्डर मेंबर्स जो होते थे, वो लॉ हमें जैसा बताते थे हम वैसा ही फॉलो करते थे। वो कहीं कोडिफाइड नहीं थे या फिर कंसोलिडेटेड एक जगह लिखे हुए नहीं थे। तो ऐसा बोला गया कि इंडियन लॉ को कोडिफाई और कंसोलिडेट किया जाना चाहिए। एंड लास्ट सेकेंड इज एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी को इंडिया में एबोलिश कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल लॉ मेंबर्स एडेड। ये जो गवर्नर जनरल काउंसिल थे इसमें 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे, हमने ये देखा था शुरू में। तो इनमें अब लॉ मेंबर्स को भी ऐड कर दिया गया। पहले इसमें लॉ मेंबर्स नहीं हुआ करते थे, अब इसमें लॉ मेंबर्स को भी ऐड कर दिया गया। तो देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया और सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं। 1833 के एक्ट में हमने देखा कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका। ये है फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है और इनको बहुत सारी पावर दे दी गई है। और जो भी छोटे छोटे लेवल पे थे, जैसे इधर बॉम्बे, गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे था, यहाँ पे गवर्नर ऑफ नीचे की तरफ गवर्नर ऑफ मद्रास, इनसे जो पावर थी लेजिस्लेट करने की ये छीन ली गई।
ठीक है, समझ में आ रहा है। जो फेडरल बॉडीज़ थी यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट्स थी उनसे पावर छीन ली गई और सेंट्रल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई, इसलिए बोला गया है कि ये फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन था। ठीक है, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ओके, पढ़ लिया है हमने। इन्हें बहुत सारी पावर दी गई। ठीक है, ये भी पढ़ लिया गया। लेजिस्लेटिव पावर भी दी गई। जो कमर्शियल बॉडीज़ के जो फंक्शंस थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको ख़त्म किए गए। मोनोपोली भी ख़त्म की गई और इसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई, बट ये फेल हो गया क्योंकि सीओडी ने रजिस्ट कर दिया। इंडियन लॉज को कोडिफाई करने का प्रोविज़न था इस एक्ट में, कोडिफाई एंड कंसोलिडेशन का। एंड लास्ट वन वाज स्लेवरी को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया, इंडिया में एबॉलिश कर दिया गया। और गवर्नर जनरल काउंसिल में लॉ मेंबर्स भी ऐड किए गए। ठीक है, अगला जो एक्ट है हमारा ये है 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो सबसे पहले इस एक्ट में हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। ठीक है, फीचर्स की सिग्निफिकेंस को अभी के लिए छोड़ देते हैं। फीचर्स क्या है? गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था, हमें पता है कि इसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर होते थे। ठीक है, और इससे पहले वाले में यानी कि इससे जस्ट पहले वाला जो हमने देखा ये 1853 का है, इससे पहले हमने देखा 1833 का। तो 1833 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉयर्स को भी ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये जो एग्जीक्यूटिव थी काउंसिल, गवर्नर जनरल की काउंसिल, इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक हो गई एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दूसरी हो गई लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है, इसी को बोला गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल और इसको बोला जाता है मिनी पार्लियामेंट। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या डिफरेंस होता है? एग्जीक्यूटिव लोग डिसीजन मेकर्स होते हैं, ये डिसीजन लेते हैं। ठीक है, बड़े बड़े डिसीजंस। और लेजिस्लेटिव लोग लॉस बनाते हैं, यानी कि जो पार्लियामेंट में कानून बनता है वो लेजिस्लेटिव बनाती है। बट जो एग्जीक्यूटिव होता है, जैसे कि होम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, उसके बाद और बड़े बड़े रेलवे मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, बाकी मिनिस्ट्रीज़ के भी मिनिस्टर्स हो गए, वो सब किस में आते हैं? एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और जो MPs MLAs होते हैं वो किस में आते हैं? लेजिस्लेटिव यानी लेजिस्लेचर में आते हैं, वो लॉस कानून बनाते हैं। और इससे पहले 1833 में ओपन कंपटीशन लाने की कोशिश की गई थी पर सक्सेस नहीं हुआ। बट इस बार 1853 में ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज में आ गया। ठीक है, यहाँ पे सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया गया। और जो कॉन्वेनेटेड पोस्ट थे, ठीक है, यानी कि सिविल सर्विसेज में भी दो टाइप के पोस्ट होते थे। कॉन्वेनेटेड पोस्ट वो होते थे जो कि थोड़े हाई ऑफिशियल्स होते थे, उनको बोला जाता था कॉन्वेनेटेड। ठीक है, तो इन पोस्ट को भी ओपन कर दिया गया सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक है, और इन सब के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था मैकॉले कमेटी। ठीक है, एक्सटेंडेड कंपनीज रूल, यानी कि जो कंपनी अभी तक रूल कर रही थी इंडिया में, इस रूल को एक्सटेंड तो किया गया कि अभी भी जो कंपनी है यही रूल करते जाएगी, पर कब तक करेगी ये नहीं बताया गया, यानी कि टाइम लिमिट नहीं बताई गई कि कब तक कंपनी रूल चलता रहेगा। लोकल रिप्रेजेंटेशन इन ILC, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, अभी बना है, यहाँ पे सेपरेट किया गया, इसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर नॉमिनेटेड 4 मेंबर्स, 4 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता था, जो मेंबर होते थे बॉम्बे, मद्रास, बंगाल एंड आगरा। ठीक है,
कहाँ से होते थे मेंबर्स? बॉम्बे, मद्रास, बंगाल एंड आगरा। इनको कहाँ नॉमिनेट किया जाता था? नॉमिनेट किया जाता था इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो 1853 का एक्ट था ये भी हमने देख लिया। अब इसका सिग्निफिकेंस देखना है। सिग्निफिकेंस, लास्ट इन द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट, जो चार्टर एक्ट हम अभी तक देखते आ रहे हैं, ठीक है, उसमें का ये लास्ट था। सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट क्या हुई है? एक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना है हमारा, यानी कि मिनी पार्लियामेंट, जो आज भी कंटिन्यू हो रहा है। साथ में ओपन कंपटीशन भी इंट्रोड्यूस किया गया है सिविल सर्विसेज में। अगला जो एक्ट है हमारा वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958। अब 1957 में आपको पता होगा कि सिपोही इम्यूनिटी होती है ना, सिपोही म्यूटिनी, ठीक है, यानी कि जो सिपाही हैं वो म्यूटिनी यानी कि रिवोल्ट कर देते हैं। इसको रिवोल्ट ऑफ 1957 भी कहा जाता है। और इसके जस्ट बाद 1958 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ठीक है। और इस एक्ट में क्या होता है? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको एबोलिश कर दिया जाता है, यानी कि ख़त्म कर दिया जाता है। और जो पावर है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पावर किसको ट्रांसफ़र होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर किसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, यानी कि क्राउन को। डायरेक्ट क्राउन रूल, यानी कि अब जो इंडिया पे राज होगा, पहले क्या हो रहा था कि रूल तो क्राउन ही कर रही थी, क्राउन ही कर रही थी, बट किसके थ्रू कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया पे रूल कर रही थी। बट अब इसको ख़त्म कर दिया गया। अब जो क्राउन है यानी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो डायरेक्ट इंडिया पे रूल करेगी। देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को नाम बदल के अब इनका क्या कर दिया गया? अब कर दिया गया, इनको बना दिया गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बना दिया गया है? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और ये जो वाइसरॉय होंगे ये क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यानी कि क्राउन रूल। क्राउन पहले क्या कर रही थी कि EIC के थ्रू इंडिया पे रूल कर रही थी, ठीक है, पर डायरेक्ट रूल इसका कोई नहीं था। अब क्राउन डायरेक्टली रूल करेगी इंडिया पे और ये अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी इंडिया में, जिनको हम बोलेंगे वाइसरॉय, ठीक है। तो वाइसरॉय के थ्रू क्राउन जो बोलेगी वाइसरॉय को, वाइसरॉय वैसा ही करेंगे और वाइसरॉय इंडिया पे रूल करेंगे। जो डुअल गवर्नमेंट थी, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1984 में आया था, है ना। डुअल गवर्नमेंट में क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कॉमर्शियल अफेयर्स के लिए डिवाइड किया गया था। तो इस डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। देन एक नई बॉडी बनाई गई जिसको बोला गया सेक्रेटरी ऑफ, या फिर नया ऑफिस बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। और पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? लॉर्ड स्टैनली। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या क्या पावर दी गई? कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा उस पर कंप्लीट अथॉरिटी और कंट्रोल किसका होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। फिर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाए गए हैं ये इनकी जवाबदेही, यानी कि ये जो भी काम करेंगे उसकी जवाबदेही किसके पास रहेगी? इनकी जवाबदेही ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रहेगी। यानी कि अगर ये कुछ सही गलत जो भी करते हैं तो उसके लिए ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को जवाब देंगे या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाब देंगे। क्रिएशन ऑफ ICS अंडर SOS, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंदर इंडियन सिविल सर्विसेज को क्रिएट किया गया। एडवाइजरी बॉडी हेडेड बाय SOS, अच्छा सॉरी, ये है काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया भी बनाई गई। अब क्या क्रिएट किया गया यहाँ पे देख लेते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस क्रिएट किया गया।
इनको पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की पावर दी गई है। ये रिस्पॉन्सिबल किसको है? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। और इनके अंदर इंडियन सिविल सर्विसेज भी बनाया जाता है। काउंसिल ऑफ इंडिया भी बनाया जाता है। काउंसिल मतलब कुछ मेंबर्स होंगे इसके अंदर, है ना। और ये काउंसिल ऑफ इंडिया कितने मेंबर से बने? 15 मेंबर्स। और इसका जो चेयरपर्सन होगा वो होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इस काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या रोल होगा? एडवाइजरी बॉडी होगी जो एडवाइस करेगी किसको? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को, कि इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको कैसे चलाना है, क्योंकि इनका काम क्या है? इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना। देन जो लास्ट पॉइंट है वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्लस जो काउंसिल बनी है दोनों मिलके एक बॉडी बनती है, उसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। ये कंप्लीट कॉरपोरेट बॉडी होगी, ठीक है, जिसको आप सू कर सकते हैं। ये बॉडी खुद चाहे तो किसी को सू कर सकती है और इस बॉडी को भी सू किया जा सकता है। सू किया जाना मतलब होता है इस बॉडी के खिलाफ आप केस फाइल कर सकते हो कोर्ट में, ठीक है, और ये बॉडी भी दूसरों के खिलाफ केस फाइल कर सकती है। तो सू किया जा सकता है, इंडिया में भी कर सकते हैं और इंग्लैंड में भी कर सकते हैं। अगर इंडियंस को कुछ शिकायत है तो इंडिया में भी केस फाइल किया जा सकता है और इंग्लैंड में भी किया जा सकता है। तो इसके साथ हमारा ये जो 1958 का एक्ट है ये भी हो जाता है ख़त्म। अब हम बढ़ते हैं दूसरे एक्ट की तरफ। अगला जो एक्ट है हमारा ये है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। 1861 का एक काउंसिल एक्ट है। सिग्निफिकेंस क्या है कि 1861 में, वैसे 1957 के बाद जब क्रांति हुई इंडिया में, रिवॉल्ट हुआ, तो इसके बाद ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में आपको इंडियंस को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि इंडियंस के अंदर ये फीलिंग आए कि हम ही गवर्नमेंट को चला रहे हैं और फिर से ऐसा कुछ रिवोल्ट वगैरह ना हो, ठीक है। अगर इंडियंस एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे तो वो जो फीलिंग होती है कि ब्रिटिश हम पे रूल कर रहे हैं या ब्रिटिश बाहर के लोग आके हम पे राज कर रहे हैं, वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इसकी वजह से इनके मन में मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। सिग्निफिकेंस ये था। फीचर की बात कर लेते हैं। नंबर 1, बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, यानी कि यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का शुरुआत हुआ। अब रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट होगी उसमें आप इंडियंस को भी, ठीक है, इंडियंस को भी इन्वॉल्व करोगे। तो नॉमिनेशन ऑफ इंडियंस इन आईएलसी, यानी कि इंडियन लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसमें इंडियंस को भी शामिल किया गया, यानी कि इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन दी गई। पहले कौन से इंडियंस थे? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। इन्हीं को क्यों चुना गया? क्योंकि ये जो रिवोल्ट ऑफ 1957 हुआ था, ठीक है, ये लोग लॉयल रहे थे ब्रिटिश के लिए, ठीक है, इसीलिए इनको इसमें नॉमिनेट किया गया। देन नंबर 2, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में बॉम्बे और मद्रास गवर्नमेंट का जो पावर था लेजिस्लेट करने का, इसको 1833 में छीन लिया गया था, ठीक है, और सारा पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया था। तो इस चीज़ को फिर से इनके जो लेजिस्लेटिव पावर थे उसको रेस्टोर कर दिए गए। तो यहाँ से देखिए डिसेंट्रलाइजेशन भी चालू हो रहा है। बट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ कलकत्ता हैड द पावर टू पास लॉज फॉर इंडिया एज ए होल। भले ही इनको पावर दे दिया गया है क्या करने का? लेजिस्लेटिव, यानी कि मान लीजिए ये बॉम्बे एरिया है और बॉम्बे में इनको पावर दे दिया गया है, किसको? गवर्नर ऑफ बॉम्बे। जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे हैं वो यहाँ पे लेजिस्लेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कलकत्ता में जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया,
वो बॉम्बे पे लेजिस्लेशन नहीं बना सकता, वो पूरे इंडिया पे लेजिस्लेशन बना सकता है, ठीक है। देन न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, कुछ जगह पे नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के प्रोविजंस थे, जैसे कि बंगाल में 1862 में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में 1886 में, और नंबर 3 पंजाब में 1897 में। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में आप बात करोगे तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का कुछ एरिया आता है। सॉरी। देन अगला फीचर था वाइसरॉय को एम्पावर किया गया। अब ये जो एम्पावरमेंट था ये किस चीज़ के रिगार्डिंग था? टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द काउंसिल, यानी कि काउंसिल जो है ये जो भी काम करती है इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का पावर किसको दिया गया? वाइसरॉय को दिया गया। और 1859 में चालू हुआ पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, सॉरी जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है। तो इसमें तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो किसी को रेलवे डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को होम मिनिस्ट्री दे दिया, किसी को और कोई डिपार्टमेंट दे दिया। ये जो डिपार्टमेंट हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बांटते हैं इस सिस्टम को बोला जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम, जो कि 1859 में चालू हुआ था, ठीक है। मेंबर्स ऑफ वाइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट्स। लास्ट फीचर क्या था? ऑर्डिनेंस। ये जो एक्ट था इसमें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की भी बात की गई थी और कहा गया कि जो वाइसरॉय हैं वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं बिना लेजिस्लेटिव से इजाज़त लिए, यानी कि लेजिस्लेटिव अगर ना भी इजाज़त दे तो भी ये ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डिनेंस पास करने के लिए इनको जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इससे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा ऑर्डिनेंस कितने महीने तक लाइफ में रहेगा, यानी कि कितने महीने तक लागू रहेगा? 6 महीने तक। अभी भी जो ऑर्डिनेंस हम फॉलो करते हैं, जो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, प्रेसिडेंट इंडिया के केस में और गवर्नर स्टेट के केस में है ना, पास करते हैं, वो 6 मंथ तक ही वैलिडेट रहते हैं। तो ये जो प्रोविज़न है यहाँ से आया, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? इसके बाद हम बढ़ते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। हमने क्या कर लिया? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ, हमने कर लिया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब हम करेंगे इंडियन काउंसिल, जस्ट ए मिनट। अब हम करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो 1892 का जो एक्ट था इसकी सिग्निफिकेंस सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले फीचर्स की बात कर लेते हैं। फीचर क्या है? इंक्रीज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन ILC एंड PLC। ILC का मतलब है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, PLC का मतलब है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते थे ना, इसमें 2 टाइप के मेंबर होते थे, एक ऑफिशियल मेंबर्स और दूसरे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। तो ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे ना, ठीक है, इनको इंक्रीज कर दिया गया। इनकी जो नंबर थे वो इंक्रीज कर दिए गए इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसके बाद काउंसिल को ये परमिशन दे दी गई कि काउंसिल जो है वो क्वेश्चन रेज कर सकती है, बजट को डिस्कस कर सकती है, बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकती। कौन काउंसिल? लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है या फिर प्रोविंशियल काउंसिल जो है, ये लोग क्या कर सकते हैं? जब पार्लियामेंट में यानी कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब बिल आएगा तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इंडियन मेंबर्स हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते, बजट को क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, बजट को डिस्कस कर सकते हैं, बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जो भी काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट भी किया गया, किसमें? ILC में। तो ILC में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉमिनेशन होगा वो कौन करेगा? वाइसरॉय।
और इसको रिकमेंड कौन करेगा? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिकमेंडेशन पे वाइसरॉय जो हैं वो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ लोगों को नॉमिनेट करेंगे। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है इनमें कौन रिकमेंड करेगा? इनमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए, म्यूनिसिपैलिटी हो गई, ट्रेड हो गई, जमींदार्स हो गए, ये लोग रिकमेंड करेंगे गवर्नर को और गवर्नर नॉमिनेट करेंगे इसमें कुछ मेंबर्स। तो नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के नॉमिनेशन होते थे आईएलसी में। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉमिनेट कौन करता था? वाइसरॉय। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जिसको नॉमिनेट करते हैं गवर्नर। ठीक है, देन हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं देखा था तो सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। एलिमेंट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, अब इसका मतलब हमें अब समझ आएगा, अगर हम पहले ही पढ़ लेते तो समझ नहीं आता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? नॉमिनेशन हो रही है। कौन कर रहा है? वाइसरॉय और गवर्नर। तो इसको बोला गया कि कुछ हद तक यहाँ पे एलिमेंट थे किस चीज़ के? इनडायरेक्ट इलेक्शन के। हाउएवर वर्ड इलेक्शन जो था उसको यूज नहीं किया गया था और इंस्टेड नॉमिनेशन शब्द का यूज किया गया था। अगला जो हमारा एक्ट है ये है एक्ट ऑफ 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। ये जो मिंटू थे इंडिया के वाइसरॉय थे और मोर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस वक्त के, इसलिए इसे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी इन प्रोविंसेस, तो हमने देखा था ऊपर की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो सेंटर पे थी, उसका नाम था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो स्टेट पे थी उसका नाम था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और हर काउंसिल में दो टाइप के मेंबर होते थे, ऑफिशियल मेंबर्स और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, तो ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे कहाँ? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इनमें जो मेजॉरिटी थी वो अब किसकी हो गई थी? वो अब इंडियंस की हो गई थी, यानी कि ज़्यादा लोग यहाँ पे इंडियंस थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी कुछ रिफॉर्म किए गए। लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज इंक्रीज कर दिया गया, यानी कि मेंबर्स बढ़ा दिए गए। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी अब पूछे जा सकते थे, जो इससे पहले वाले में हमने देखा कि नहीं पूछे जा सकते थे। मूव रिजोल्यूशन ऑन बजट, बजट पे भी रिजोल्यूशन पास किया जा सकता है। ये काउंसिल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें का रिफॉर्म है। देन इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी वाइसरॉय की काउंसिल या फिर गवर्नर जनरल की काउंसिल दो होती थी, एक एग्जीक्यूटिव और दूसरी लेजिस्लेटिव। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है, भी मेंबर्स ऐड करने चालू किए गए, चाहे वो वाइसरॉय की हो या फिर गवर्नर की हो, दोनों के एग्जीक्यूटिव। तो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो पहले मेंबर जुड़े थे उनका नाम था एसपी सिन्हा। ठीक है, एसपी सिन्हा। देन सेपरेट इलेक्ट्रेट, यहाँ पे सेपरेट इलेक्ट्रेट का प्रोविज़न भी था। किसके लिए था? मुस्लिम्स के लिए, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन के लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए और ज़मींदार्स के लिए सेपरेट इलेक्शंस का प्रोविज़न भी था। आपसे अगर बोला जाए सेपरेट इलेक्ट्रेट तो इसको ऐसे समझिएगा कि ये एक टाइप का रिजर्वेशन था। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसा समझिएगा कि एक टाइप का रिजर्वेशन था। ये ऐसा था कि मान लीजिए कि इस एरिया में मुस्लिम लोग रहते हैं, ठीक है, तो ये एरिया अगर सेपरेट इलेक्ट्रेट मुस्लिम को दिया गया है तो यहाँ जो मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट कर सकते हैं। ठीक है, और हिंदू लोग वोट नहीं कर सकते। इसको बोला जाता है सेपरेट इलेक्ट्रेट। तो ये भी हमने देख लिया। इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात हो रही है। नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी प्रोविंसेस में दी गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज इंक्रीज किया गया। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिजोल्यूशन मूव किया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल चाहे वो गवर्नर का हो या वाइसरॉय का हो, दोनों को एक्सपैंड किया गया और उसमें इंडियंस को शामिल किया गया। वाइसरॉय के काउंसिल में जो इंडियन शामिल हुए थे उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा।
सेपरेट इलेक्ट्रेट का प्रोविज़न था, मुस्लिम्स, प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ और ज़मींदार्स के लिए। देन इसके बाद जो प्रोविज़न है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है, और ये एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, ये एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप देखोगे कि इस एक्ट से हर साल हर ऑल्टरनेटिव ईयर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिग्निफिकेंस क्या था? सिग्निफिकेंस था कि ब्रिटिश का क्लियर ऑब्जेक्टिव हो गया था कि इंडिया में हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लानी है। ब्रिटिश ने साफ साफ कह दिया था कि हम इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना चाहते हैं। भले ही इसका टाइम नहीं बताया था उन्होंने कब तक, बट उन्होंने बोल दिया था कि हम इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन 1919 में आपको याद रखना है, 1909 में इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न आया, 1919 में डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न आया। यहाँ पे सेंट्रल और प्रोविंस की बात कर लेते हैं कि सेंटर और प्रोविंस में क्या क्या चेंजेस थे इन दोनों के रिलेशन में। तो सब्जेक्ट के डिवीज़न हो गए, यानी कि सेंट्रल सब्जेक्ट अलग और प्रोविंशियल सब्जेक्ट अलग। सेपरेट बजट, अलग अलग दोनों का बजट हो गया। ठीक है, जो सेंट्रल बजट था उसमें आप 25% तक वोट कर सकते हो, और जो प्रोविंशियल बजट था वो 100% वोटेबल था। यानी कि सेंट्रल बजट जो था उसमें का 3 पार्ट तो फिक्स है, इसमें आप जब पार्लियामेंट में जाएगा तो इस पे आप वोटिंग नहीं कर सकते, ये तो पास होना ही होना है, और 1/4 पे आप वोटिंग कर सकते हो। बट प्रोविंशियल बजट में, ठीक है, यहाँ पे 100% वोटेबल था। इसका मतलब क्या है कि कैन बी रिजेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। जब 100% वोटेबल है तो जब पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा, तो वहाँ पे जो मेंबर्स होंगे वो वोट करेंगे, और वोट अगर ज़्यादा लोग नेगेटिव करते हैं, यानी कि बोलते हैं ये एक नहीं आना चाहिए, तो ये फेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि ये भले ही यहाँ के मेंबर रिजेक्ट कर दे, पर अगर गवर्नर चाहता है तो वो उसको रिस्टोर भी कर सकता है। देन प्रोविंसेस पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, बट सेंटर पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाली बात इन्होंने नहीं की है इस एक्ट में। गवर्नर रिटेन फुल कंट्रोल ओवर रिजर्व सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविंस, यानी कि गवर्नर जनरल, वो ऊपर मैंने जस्ट ए मिनट ऊपर यहाँ डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स बता दिया सेंटर और इसके बीच में। देन गवर्नर रिटेन फुल कंट्रोल ओवर रिजर्व सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविंसेस। ठीक है, अभी आप इसको बस मार्क कर लीजिए, क्योंकि रिजर्व सब्जेक्ट हम जस्ट अभी पढ़ने वाले हैं नीचे। अगला जो प्रोविज़न था वो था प्रोविंसेस में इन्होंने डायरकी, ठीक है, डायरकी इंट्रोड्यूस की। डायरकी का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट है उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था इसको एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नर, विद द एड एंड एडवाइस ऑफ, नॉट गवर्नर, विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, यानी कि ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में जो भी ये होगा उसको गवर्नर एडमिनिस्टर तो करेंगे, बट विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, जो भी काउंसिल थी गवर्नर जनरल काउंसिल उससे। देन रिजर्व सब्जेक्ट जो थे ये कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा, ये भी गवर्नर ही करेंगे विथ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ट्रांसफर सब्जेक्ट में भी गवर्नर ही करेंगे, इस केस में रिजर्व केस में भी गवर्नर ही करेंगे, बस इस केस में लेजिस्लेटिव काउंसिल को गवर्नर जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे जो भी डिसीजन लेंगे उसके लिए, बट रिजर्व सब्जेक्ट में इनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। समझ में आ गया? 2 टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, एक है रिजर्व और दूसरा है ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड में क्या है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, और रिजर्व में आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को। देन
बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया सेंटर में, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट बनाया गया और लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई। आज भी हम ये फॉलो करते हैं राज्यसभा और लोकसभा के रूप में। तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो था उसमें ओनली मेल्स थे और लेजिस्लेटिव असेंबली थी मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन बोथ, यानी कि दोनों में ही जो मेजॉरिटी थी वो इलेक्टेड मेंबर्स की थी, यानी कि जो मेंबर्स चुन के आते थे, ठीक है। बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल लेवल पे, नॉट 8 प्रोविंसेस लेवल पे इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। देन वीआरस एग्जीक्यूटिव काउंसिल 6 मेंबर्स थे टोटल, उसमें से 3 बोला गया कि 3 अब से जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं वाइसरॉय के वो क्या होंगे, इंडियंस होंगे। सेपरेट इलेक्ट्रेट यहाँ भी दिया गया, किसको, सिख को, क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को। देन नेक्स्ट वाज लिमिटेड फ्रेंचाइज, कुछ लोगों को फ्रेंचाइज यानी कि वोटिंग का राइट दिया गया बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, टैक्स, एजुकेशन एंड सो ऑन। पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इंट्रोड्यूस हुई और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में इस्टाब्लिश हुई। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का ऑफिस बनाया गया, कहाँ बनाया गया, ये लंदन में। सम फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हमारे, जो कि टोटली इनका क्या फंक्शन था, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इनके कुछ फंक्शंस किसको दे दिए गए, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया को दे दिए गए, जो ऑफिस कहाँ बनाई गई थी, लंदन में। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेटूटरी कमीशन, यानी कि ये जो 1919 एक्ट थी इसमें एक प्रोविज़न था कि 10 साल बाद, ठीक है, आपको एक स्टेटूटरी कमीशन बनानी पड़ेगी जो इंक्वायर करेगी और रिपोर्ट करेगी। इंक्वायर करेगी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि 1919 का एक्ट है ये काम कैसा कर रहा है और इसमें क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। देन आफ्टर 1990 एक्ट में क्या बात हुआ था कि कमीशन आनी चाहिए, जस्ट ए मिनट, तो 1919 एक्ट में ये कहा गया था कि एक कमीशन आपको इस्टाब्लिश करनी पड़ेगी 10 साल बाद। तो 1919 प्लस 10 कितना होता है, 1929। बट कुछ पॉलिटिकल रीजंस के कारण, ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे ब्रिटेन में, उस कारण ये जो 1929 में आने वाली थी बॉडी वो आ गई 1927 में और इसी बॉडी का नाम था साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन ने बोला कि ये जो डायरकी आपने फॉर्म की है इसको तो ख़त्म कीजिए पहले, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का आइडिया बहुत ही अच्छा है, इसको प्रोविंसेस में चलने दीजिए। फेडरेशन ऑफ इंडिया भी चलने दीजिए, यानी कि जो इंडिया का जो गवर्नमेंट हो वो फेडरेशन हो, छोटे छोटे स्टेट्स को मिला के जो एक गवर्नमेंट बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का फेडरेशन होना चाहिए, ये सही है। एंड कंटिन्यू सेपरेट इलेक्ट्रेट, ये जो सेपरेट इलेक्ट्रेट का प्रोविज़न है इसको भी इसने बोला कि इसको भी कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। और इसमें जितने भी रिकमेंडेशंस थे, ठीक है, उसी को फॉलो करते करते एक नया एक्ट बनाया गया जिस एक्ट का नाम था एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। तो पढ़ते हैं कि 1935 के एक्ट में क्या प्रोविजंस थे और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ये है कि कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टाब्लिश कर दी गई इस एक्ट द्वारा। ऑल इंडिया फेडरेशन, यानी कि जो इंडिया होगा वो छोटे छोटे सारे यूनिट्स का एक फेडरेशन होगा, ठीक है, फेडरेशन। बट ये चीज़ कभी भी फोर्स में नहीं आई क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने इस चीज़ को कभी ज्वाइन ही नहीं किया। अगला जो फीचर है 1935 एक्ट का वो है डिवीज़न ऑफ पावर। पावर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, फेडरल लिस्ट, ठीक है, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इट कैन बी डिवीज़न ऑफ पावर, आई थिंक
डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट। तो फेडरल लिस्ट पे कौन रूल करेगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो लॉस वगैरह बनाएगी। प्रोविंशियल पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी वो बनाएगी। और कॉन्करेंट पे सेंट्रल भी बना सकती है और प्रोविंशियल भी बना सकती है। पर इन लिस्ट में जो भी चीज़ें नहीं दी गई है, जो सब्जेक्ट्स इसमें मेंशन नहीं होंगे, उन सब्जेक्ट्स पे कौन लेजिस्लेट करेगा? उन सब्जेक्ट्स पे, वैसे सब्जेक्ट को बोलते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, और रेसिडुअरी सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट करने का जो पावर होता है उसे बोला जाता है रेसिडुअरी पावर। और ये पावर किसके पास है? ये पावर रहता है वाइसरॉय के पास, अकॉर्डिंग टू 1935 का जो एक्ट है। ठीक है। देन यहाँ जो डायरकी थी वो प्रोविंसेस से ख़त्म कर दी जाती है और सेंटर पे लगा दी जाती है। डायरकी क्या थी? सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड करना, ट्रांसफर्ड और गवर्नड। देन बाईकैमरलिज्म, जो कि सेंटर पे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था 1919 के द्वारा। 1919 का जो एक्ट था इसने किया था। तो यहाँ पे बाईकैमरलिज्म 11 में से 6 प्रोविंसेस में लगा दिया गया। बिहार, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, असम और यूपी, इन स्टेट्स में बाईकैमरलिज्म कर दिया गया, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। देन सेपरेट इलेक्टोरेट हमने देखा था कि 1909 में मुस्लिम्स को दिया गया था, ठीक है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया था। 1919 में सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, इन सबको दिया गया था। और ये जो 1935 का एक्ट था इसमें ये एससीज को भी दिया जाता है, वुमेन को भी दिया जाता है और लेबर क्लास को भी दिया जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट। जो काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी 1958 में, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एड एंड एडवाइस करने के लिए बनाई गई थी, उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है। और इसमें एक फेडरल बैंक बनाने का प्रोविज़न होता है जिसके थ्रू आरबीआई, ठीक है, आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट होता है। देन सेम 1935 के एक्ट में बात की जाती है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि सेंटर की पब्लिक सर्विस कमीशन तो होनी ही चाहिए, स्टेट्स की भी अपनी अपनी होनी चाहिए, और 2 स्टेट्स अगर मिल के बनाना चाहते हैं तो उनके लिए भी प्रोविजंस होने चाहिए। फेडरल कोर्ट 1937 में, फेडरल कोर्ट मतलब सेंट्रल कोर्ट, राइट। फेडरल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट 1937 में किया जाता है। एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज टू 10%, लगभग 10% पॉपुलेशन को फ्रेंचाइज यानी कि वोटिंग राइट दी जाती है। इससे पहले क्या था कि ये जो वोटिंग राइट था ये कुछ एजुकेटेड क्लासेस को या फिर कुछ बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह के बेसिस पे 1919 में दिया जाता था। देन इसके बाद जो एक्ट आता है वो है लास्ट एक्ट हमारा, एक्ट ऑफ 19 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। यहाँ पे जो वाइसरॉय का ऑफिस था उसको एबॉलिश किया जाता है। क्रिएटेड गवर्नर जनरल, इसको एबॉलिश किया जाता है, और 2 डिवीज़न होता है, एक इंडिया और पाकिस्तान, तो दोनों के लिए गवर्नर जनरल का ऑफिस बनाया जाता है, ठीक है, दोनों ही डोमिनियन के लिए। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनी थी 1857 में, उसको भी एबॉलिश, 1858 में उसको भी एबॉलिश कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फुल्ली सोवरिंग बना दिया जाता है, यानी कि इसके ऊपर अब किसी का पावर नहीं चलेगा, ना तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का और ना ही किसी और बॉडी का। कैन रिपील एनी एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसको ये पावर दे दिया गया है कि जो भी अभी तक एक्ट यानी कि कानून, लॉज वगैरह ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था या फिर इंडिया के पार्लियामेंट में ने भी बनाया था, उन सारे एक्ट्स को ये
रिपील कर सकती है, यानी कि चेंज कर सकती है। लैप्स ऑफ पैरामाउंसी ओवर प्रिंसली स्टेट्स। तो पहले क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, ये इनडायरेक्टली किंग्स के थ्रू या फिर प्रिंस के थ्रू जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको कंट्रोल करती थी, है ना। प्रिंसली स्टेट्स को रूल करती थी, ठीक है। ये इनको प्रोटेक्ट करते थे और ये रिटर्न में इनको टैक्सेस वगैरह और अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड करते थे। तो इसको बोला जाता था पैरामाउंसी ऑफ ब्रिटिश ओवर द प्रिंसली स्टेट, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया गया। मोनार्क कैन वेटो बिल बट गवर्नमेंट, मोनार्क यानी कि जो किंग या फिर क्वीन होंगे, ठीक है, किंग तो होते नहीं है वहाँ पे, तो क्वीन जो है वहाँ की, वो वेटो बिल पहले कर सकती थी इंडियन बिल, बट अब नहीं कर सकती। अब कौन कर सकता है, यहाँ पे जो अलग अलग डोमिनियन के, अगर इंडिया का बिल है तो ये कर सकते हैं, और अगर पाकिस्तान का बिल है तो यहाँ के गवर्नर जनरल कर सकते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड गवर्नर जनरल ऑफ प्रोविंसेस, इनको बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल ऑफ प्रोविंसेस जो थे, इनको क्या बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। जैसे कि आज के प्रेसिडेंट हो गए मान लीजिए ये, और गवर्नर जनरल ऑफ प्रोविंसेस आज के गवर्नर, ठीक है। डिसकंटिन्यूड अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज बाई SOS। तो हमने पढ़ा था कि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, इसी के अंदर सिविल सर्विसेज का शुरुआत किया गया, और यही सिविल सर्विसेज को, सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करते थे, राइट। यही ऑफिस जो था इसको अपॉइंट करता था। तो इस चीज़ को भी डिसकंटिन्यू यहाँ पे कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रोविंसेस टू बी रन अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होना है, जब तक आपका नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को यूज कर सकते, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो ये सेशन है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। आप यूट्यूब पे हमें चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो, और इस वीडियो का जो स्मार्ट नोट्स है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये है उसका टेलीग्राम ID, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं जो भी आपने पढ़ा है, या फिर जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा उस चीज़ को इस नोट्स से जल्दी रिवाइज कर सकते हैं।